हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा सेशन अगेन अकाउंटिंग के एमसीक्यूज से रिलेटेड है। जैसा कि हमने बताया था कि हम कॉमर्स बेस्ड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब पे एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, बट अभी रिसेंटली जो सब्जेक्ट हमने पिक किया है वो है अकाउंट्स। और अकाउंट्स से रिलेटेड हमने बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज अपलोड किए हैं और आज हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस से रिलेटेड कुछ फंडामेंटल्स पे बेस्ड एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। इसमें भी आप लास्ट में देखोगे ना, जब ये मेरे सारे एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे तो क्लास के एंड में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी समझाने हैं। जैसे एक तुम लोगों को हमने बहुत बार बोला है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने तरह के अकाउंट्स हमारे पास होते हैं। हमें पता है कि रियल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, बट तीनों की क्या डिटेल्स हैं, क्या एग्जाम्पल्स हैं, क्या रूल्स हैं, गोल्डन रूल्स, वो सब हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। उसी क्लास में हम ये भी आप लोगों को बता देंगे कि बेसिकली कब हम लोग पर्सनल अकाउंट मानते हैं एक पर्टिकुलर अकाउंट को, कब रियल मानते हैं, कब नॉमिनल मानते हैं। तो इस टॉपिक पे और बाकी जैसा हमारे पास कॉन्सेप्ट आएगा अकॉर्डिंगली हम कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लास के एंड में डिस्कस करेंगे। तो उन क्वेश्चन से रिलेटेड हम बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट देख लोगे ना आपको खुद ही वो सारे के सारे आंसर्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जहाँ हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है सेल्स ऑफ गुड्स टू विशाल फॉर कैश शुड बी डेबिटेड टू। देखो अगर लिखा होता कि आपने विशाल को गुड्स बेचा है और सिर्फ इतनी चीज मेंशन की होती तब तो नो डाउट जो हम एंट्री करते वो करते विशाल टू सेल्स, क्योंकि हम ये मानते कि अभी हमारे पास पैसा नहीं आया है। बट फॉर कैश यहाँ मेंशन किया है तो क्या विशाल को मेंशन करना जरूरी है डेबिट में? नहीं, सीधे सीधे हमारे पास पैसा आ गया तो हम क्या डेबिट करेंगे? कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। नेक्स्ट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस बाय बिजनेस यूनिट वुड कंस्टिट्यूट एंड। अगर आप एडवांस में इनकम रिसीव कर रहे हो तो इसको हम कहते हैं बेटा अनअक्रूड। अच्छा, ये टॉपिक भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज अक्रूड अकाउंट, व्हाट इज अनअक्रूड, व्हाट इज प्रीपेड एंड व्हाट इज आउटस्टैंडिंग, क्योंकि इन चारों पे डिस्कशन बहुत जरूरी है और इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन हमने यहाँ इंक्लूड किए हैं। तो जो इनकम आपको एडवांस में रिसीव होती है उसको हम कहते हैं अनअक्रूड और अनअर्न्ड इनकम। ऐसी इनकम जो कि आपने अर्न नहीं की बट स्टिल आपको रिसीव हुई ड्यू डेट के पहले, मतलब आपने अर्न नहीं किए बट आपको रिसीव हुई है, तो नो डाउट ये आपके लिए क्या हो जाएगी? लायबिलिटी हो जाएगी ना, क्योंकि आपने अर्न तो की नहीं है। हो सकता है कि अगले साल इसको कोई रिटर्न मांग ले, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लायबिलिटी। क्लियर? तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर है सी, लायबिलिटी। और उस क्लास में हम ये भी मेंशन कर देंगे कि प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, अनअक्रूड की क्या मीनिंग है, किसको असेट की तरह ट्रीट करते हैं, किसको लायबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट, द कैश बुक इज एन एग्जाम्पल ऑफ जर्नल, स्पेशल जर्नल, बोथ जर्नल एंड लेजर, नॉट अ जर्नल। नो डाउट अगर हम लोग कैश बुक की बात करें तो ये जर्नल भी है और लेजर भी है ना। इसको हम जर्नल बुक भी मानते हैं और लेजर बुक भी मानते हैं। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, the double entry system of bookkeeping refers to a system where the number of accounts with debit balances equals the number of accounts with credit balances. Each transaction is recorded twice. Equal debit and credit entries are made for each transaction. Yes, अगर डबल एंट्री की बात करें तो आपने एक अकाउंट डेबिट किया तो आपको एक क्रेडिट भी करना है, दो डेबिट किया तो दो क्रेडिट करना, एंड सो ऑन। तो जितनी डेबिट एंट्रीज डालोगे उतनी ही क्रेडिट एंट्रीज भी आपको डालनी पड़ेगी। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, अ सेल बुक रिकॉर्ड्स। अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि बेसिकली जिसको हम लोग सब्सिडियरी बुक्स कहते हैं, तो अब अगर देखा जाए तो सब्सिडियरी बुक्स में ओवरऑल हम लोग 5 कैटेगराइजेशन करते हैं। पहला होता है सेल्स बुक, फिर होता है सेल्स रिटर्न बुक, फिर परचेजेस बुक, परचेज रिटर्न बुक, एंड लास्ट अब हम लोग इसमें बेसिकली ले लेते हैं जर्नल, है ना। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल पहले इसका पार्ट था, जो कि अब हम लोग इसका पार्ट नहीं मानते हैं। कुछ जगह कंसिडर करते भी हैं बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल को, बट अभी हम उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। हम इस पर डिस्कशन करेंगे कि सेल्स, सेल्स रिटर्न, परचेज, परचेज रिटर्न बुक एंड जर्नल प्रॉपर बुक क्या होती है। जर्नल प्रॉपर की बात करें, ठीक है। तो देखो, सेल और परचेज जितनी भी क्रेडिट पे होगी, उधार पे, और वो भी किसकी? गुड्स की, क्योंकि डेली जो आपका डे टू डे ट्रांजेक्शन वो किस में है? गुड्स में है। तो गुड्स से रिलेटेड जो भी आप क्रेडिट ट्रांजैक्शन कर रहे हो, चाहे क्रेडिट पे खरीद रहे हो, चाहे क्रेडिट पे बेच रहे हो, चाहे वो रिटर्न आ रहा है, चाहे वो रिटर्न जा रहा है, तो अगर आपने क्रेडिट्स पे गुड बेचा है तो सेल्स में आएगा, रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न, अगर खरीदा है तो परचेज बुक, और रिटर्न है तो परचेज रिटर्न बुक। अच्छा,
तो अगर हमने कैश में गुड्स खरीदा बेचा तो वो कहाँ जाएगा, जर्नल प्रॉपर में। अगर हमने असेट को खरीदा बेचा तो वो कहाँ जाएगा, जर्नल प्रॉपर में। अब असेट में चाहे आप कैश पे खरीदो चाहे क्रेडिट पे खरीदो, वो जर्नल प्रॉपर में ही आएगा। इसमें कंफ्यूज मत होना कि असेट को अगर उधार पे खरीदा है तो सेल परचेज या परचेज रिटर्न सेल रिटर्न में आएगा। खुद सोचो, सेल और परचेज में हम सिर्फ वो ट्रांजैक्शन डालते हैं जो कि डे टू डे रूटीन या डे टू डे ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होता है। क्लियर? तो असेट से रिलेटेड अगर कैश पे खरीदें या क्रेडिट पे खरीदे वो जर्नल प्रॉपर पे जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस कोई भी एंट्री है, जैसे डेप्रिसिएशन की एंट्री है, बैड डेट्स की एंट्री है, नो डाउट वो आप कहाँ डालोगे, जर्नल प्रॉपर में डालोगे। क्लियर? तो जब भी हम बात करेंगे सेल्स बुक की, तो सेल्स बुक में सिर्फ वो गुड्स या सर्विसेज रिकॉर्ड होंगे जो कि उधार पे होते हैं। Only credit sales of goods or services, all types of credit sales, both cash credit sales, all types of sales. No doubt correct answer होगा A, only credit sales of goods or services. Next, cash account will show nature of debit balance, debit or credit balance, debit and a credit balance. देखो, अगर हम लोग कैश अकाउंट की बात करें, नो डाउट ये असेट है और असेट का हमेशा क्या बैलेंस होता है बेटा, डेबिट बैलेंस होता है। बट कैश अकाउंट की बात करें तो स्पेशली इसका डेबिट बैलेंस ही होगा, क्योंकि कभी भी आपकी जितनी रिसीट है वो पेमेंट से कम नहीं हो सकती। मतलब अगर आपने 100 रुपये कमाया है तो आप खर्चा 110 नहीं कर सकते ना, 10 रुपये आप कहाँ से उधार लोगे, ठीक है। बट अगर हम लोग बैंक की बात करें तो बैंक अकाउंट भी हमारा क्या है बेटा, असेट है, बट स्टिल इसका कभी डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। अगर डेबिट बैलेंस है मतलब हमारे बैंक में बैलेंस होगा, और अगर क्रेडिट बैलेंस है मतलब ओडी बैलेंस है, हमने ज़्यादा विड्रॉ किया है, तो नो डाउट बैंक में वो फैसिलिटी मिलती है। बट अगर हम कैश की बात करें तो कैश में हमारे पास जितनी अवेलेबिलिटी होगी हम उतना ही खर्चा कर सकते हैं, ठीक है। तो कैश अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्या होगा, डेबिट बैलेंस ही होगा। नेक्स्ट, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। अगेन देखो यहाँ पे क्या बोला है कि आपने एडवांस में कमीशन रिसीव किया है, तो यहाँ अनअर्न्ड की बात कर रहे हैं। और हमेशा याद रखना कि अगर हम कमीशन, इंटरेस्ट, सैलरी, कोई भी एक्सपेंस या कोई भी इनकम हो, बट उसके पहले कोई प्रीफिक्स लगाओ। प्रीफिक्स में क्या लग सकता है, 4 चीजें लग सकती हैं, अनअर्न्ड, अक्रूड, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, ये 4 चीजें लग सकती हैं। अच्छा, पहले हम ये बता दें कि अगर ये एक्सपेंस और इनकम है तब तो वो नॉमिनल अकाउंट हो गया। हमें पता है नॉमिनल अकाउंट का कॉन्सेप्ट कि नॉमिनल अकाउंट में सारी इनकम एंड एक्सपेंसेस आती हैं। बट किसी भी इनकम एंड एक्सपेंस के पहले अगर कोई प्रीफिक्स एडेड है, प्रीफिक्स में क्या आएगा, अक्रूड एंड अक्रूड, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, तो उस केस में हम उसको पर्सनल अकाउंट मानते हैं। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा ए, पर्सनल अकाउंट। और इसका कॉन्सेप्ट हम एकदम लास्ट में बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट, which of the following accounts will invariably have a debit balance? Invariably मतलब उसमें कोई वेरिएशन ना हो। बैंक अकाउंट में हमने बोला कि इसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। करंट अकाउंट का भी डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। अकाउंट पेबल मतलब हमारे पास एक तरह से कह लो कि क्रेडिटर्स हो गया, तो क्रेडिटर्स का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। और अकाउंट रिसीवेबल मतलब डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, इसका ऑलवेज डेबिट बैलेंस होगा। क्यों? क्योंकि जितना अकाउंट में बैलेंस इनके है, मतलब जितना बैलेंस शो कर रहा है, कोई भी डेटर होगा तो वो उतना ही पेमेंट करेगा, उसके बियॉन्ड वो आपको पेमेंट नहीं करने वाला है। तो डेबिट बैलेंस किसमें फिक्स आएगा, अकाउंट रिसीवेबल में। करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, कैश अकाउंट इज हमने बताया कैश अकाउंट बेसिकली क्या है कि ये असेट है, और असेट है तो उसको क्या माना जाएगा, रियल अकाउंट। नेक्स्ट, if a stock worth rupees 10,000 that has not been insured is destroyed by fire, the accounting entry is, अब क्या कह रहा है कि आपका स्टॉक डिस्ट्रॉयड हुआ बाय फायर, आपने उसका इंश्योरेंस नहीं कराया, तो सिंपली एंट्री क्या हो जाएगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा हमारा लॉस हो गया ना, इससे बेसिकली क्या होगा ना, परचेजेस को हम कम कर देंगे, ठीक है। और अगर आप परचेजेस को कम नहीं कर रहे हो तो सीधे आप ट्रेडिंग में क्या दिखा दोगे, लॉस बाय फायर, और फिर इस लॉस बाय फायर को आप राइट ऑफ कहाँ करते हो, पीएल अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी तरह की कोई इंश्योरेंस नहीं है। क्लियर? तो अगर हम ओवरऑल एंट्री देखें तो हमारी एंट्री बनेगी पीएल अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट, और ये हमारे पास ऑप्शन ए में दिया हुआ है, पीएल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, पेटेंट राइट्स अकाउंट इज इन द नेचर ऑफ, पेटेंट राइट बेसिकली क्या हो गया बेटा, असेट हो गया, और असेट है तो इसको किसकी कैटेगरी में डालेंगे, रियल अकाउंट की।
प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट, अभी हमने कॉन्सेप्ट बताया कि इसको हम पर्सनल मानेंगे, किसी भी एक्सपेंस के पहले अगर प्रीफिक्स एडेड है तो उसको पर्सनल की ही कैटेगरी मानी जाती है. नेक्स्ट, द लेजर रिफर्स टू एन अकाउंटिंग बुक इन विच all real accounts are opened, only real and personal accounts are maintained, all the real, personal and nominal accounts are opened, none of the above. अब देखो लेजर की अगर बात करें तो लेजर तो हम चाहे रियल अकाउंट हो उसका भी ओपन करेंगे, पर्सनल अकाउंट का भी ओपन करेंगे, नॉमिनल अकाउंट का भी ओपन करेंगे. बस ये होता है ना कि रियल अकाउंट का और पर्सनल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस हम दिखा देते हैं बैलेंस सीडी करके और इसको हम फाइनली ट्रांसफर करते हैं बैलेंस शीट में. बट अगर नॉमिनल अकाउंट की बात करें, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में सारे इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं, तो उसको कभी भी बैलेंस सीडी करके नहीं दिखाते, उसको हम बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते ना. रीजन बीइंग जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं वो करंट ईयर से रिलेटेड होते हैं, तो उसको हम ट्रांसफर कहाँ कर देते हैं बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट में और पीएल अकाउंट में. क्लियर, उसका हम जो भी लास्ट बैलेंस आता है उसको ट्रेडिंग बीएल में ट्रांसफर कर देते हैं. बट अगर रियल पर्सनल की बात करें तो उसका बैलेंस हमेशा बैलेंस शीट में शो करता है. बट अल्टीमेटली लेजर तो आप सबका ओपन करोगे, तो करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिकॉर्ड द अकाउंट ऑफ अ बिजनेस असेट ऑन क्रेडिट. हमने पहले ही बता दिया कि ये अकाउंट नहीं है, सॉरी, रिकॉर्ड द सेल ऑफ अ बिजनेस असेट होगा ना, कि बिजनेस असेट आपने खरीदा या बेचा, चाहे उधार पे खरीदा चाहे गुड्स पे खरीदा, उससे कोई मतलब नहीं है, उसको हम कहाँ दिखाते हैं, ऑलवेज इन जर्नल प्रॉपर. नेक्स्ट, the 3 columns on each side of a tri-columnar cash bank represent. अगर 3 कॉलम है तो एक रिप्रेजेंट करेगा रियल अकाउंट को, एक रिप्रेजेंट करेगा पर्सनल अकाउंट को और एक रिप्रेजेंट करेगा नॉमिनल अकाउंट को, तो करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द अकाउंट विच विल इनवेरिएबली हैव अ क्रेडिट बैलेंस. प्रोप्राइटर्स करंट अकाउंट, अगेन इसका डेबिट बैलेंस हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस हो सकता है. डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, क्योंकि एक्सपेंस भी हो सकता है, इनकम भी हो सकता है. अकाउंट रिसीवेबल का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होगा और अकाउंट पेबल का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होगा, तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एज एंटर्ड एडजस्टेड गिवन इज इन द बुक्स एज. अब अगर हम लोग आउटस्टैंडिंग की बात करें तो हमारा आउटस्टैंडिंग बेसिकली क्या है, लायबिलिटी है, बट हमारे पास क्वेश्चन में लायबिलिटी का भी ऑप्शन दिया, एक्सपेंस भी दिया, तो नो डाउट ये खर्चा भी तो है, क्योंकि आप इसको पीएल में भी दिखाते हो एंड आउटस्टैंडिंग का जो बैलेंस है वो लायबिलिटी भी ट्रीट की जाती है, तो करेक्ट आंसर होगा डी. आउटस्टैंडिंग मतलब जिसकी ड्यू डेट निकल गई पर अभी तक कंपनी ने उसका पेमेंट नहीं किया है. नेक्स्ट, विच ऑफ द अकाउंट्स में हैव अ डेबिट और अ क्रेडिट फॉलोइंग बैलेंस. पार्टनर्स करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है. परचेज अकाउंट का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होगा, रीजन बीइंग ये एक्सपेंस है. कमीशन रिसीव्ड ये इनकम है तो उसका क्रेडिट बैलेंस होगा, तो नो डाउट एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा ए. नेक्स्ट, प्रीपेड रेंट अकाउंट इज इन द नेचर ऑफ, इस पे हम फर्दर डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि पहले भी हमने बताया कि इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, एज पर्सनल अकाउंट. नेक्स्ट, द बिल्स रिसीवेबल बुक इज पार्ट ऑफ, देखो अभी हमने बताया था कि अगर हम लोग बिल्स रिसीवेबल की बात करें तो पहले क्या था कि बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल अलग अलग तरीके से सब्सिडरी बुक का पार्ट होता था, है ना. अब हम लोग इसको अलग नहीं दिखाते, अब हम लोग इसको जर्नल का ही पार्ट मान लेते हैं. आप वैसे ट्रीट कर सकते हो एज सब्सिडरी बुक, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्लियर, तो अगर सब्सिडरी बुक मान रहे हैं तो बिल रिसीवेबल बेसिकली क्या हो गई, सब्सिडरी बुक और सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंटिंग, तो हम लोग उसको जर्नल का पार्ट मान सकते हैं क्योंकि हमारे ऑप्शन में कहीं पे भी सब्सिडरी बुक नहीं मेंशन की गई है और जर्नल और सब्सिडरी बुक को हम लोग एक ही तरह से ट्रीट करते हैं, तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बी. नेक्स्ट, ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, देखो लॉसेस एंड एक्सपेंसेस का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, इनकम एंड गेन का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा ए, डेबिटेड. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स वुड बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड की बात कर रहा है कि किसको शो करेंगे, ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया. देखो अगर परचेज रिटर्न है, नो डाउट परचेज का डेबिट बैलेंस होगा तो परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होगा. प्रीपेड एक्सपेंसेस असेट है तो डेबिट में आएगा, रेंट आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है तो क्रेडिट में आएगा, और हमसे क्वेश्चन में डेबिट साइड पूछा है तो करेक्ट आंसर होगा बी, प्रीपेड एक्सपेंसेस. नेक्स्ट, if a stock worth rupees 10,000 that was fully covered by insurance is destroyed by fire,
तो फिर अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी? भाई देखो ये तो फुल्ली कवर्ड है, जब फुल्ली कवर्ड है तो आप सीधे सीधे एंट्री क्या डालोगे? इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई लॉस नहीं हो रहा है ना। अगर लॉस होता तब कहाँ जाता? पीएल अकाउंट में। या लॉस तो हुआ नहीं, तो हम सीधे सीधे ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ दिखा देते हैं? इंश्योरेंस क्लेम, कि हमें पूरा पूरा पैसा मिल जाएगा। तो आज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी, कि डेबिट करेंगे इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट को और क्रेडिट करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट को। नेक्स्ट, preparation of trial balance helps in locating errors of omission, a clerical nature, commission, all type। देखो ट्रायल बैलेंस से कभी भी ओमिशन या कमीशन, क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि अगर पार्शियल ओमिशन है, पार्शियल कमीशन है तब तो पता चलता है, बट ओवरऑल देखा जाए तो जो क्लैरिकल नेचर है, मतलब क्लैरिकल लेवल के जो एरर्स हैं उनको लोकेट करने में हेल्प करता है। तो करेक्ट आंसर होगा बी। और बाकी ओमिशन कमीशन की बात करें तो ओमिशन कमीशन भी होगा। एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन क्या होता है इस पे भी हम लास्ट में डिस्कशन कर लेंगे। बट इसका अगर पार्शियल, जैसे आपने ओमिशन किया, आपने एक एंट्री नहीं डाली है कैश टू सेल्स की, और इसमें आपने पार्शियल ओमिशन किया कि सेल्स बुक में नहीं डाला, कैश बुक में डाल दिया, तब वो ट्रायल बैलेंस की हेल्प से पता चल पाता है। क्लियर? नेक्स्ट, an entry of rupees 840 being debited to Sonali's account as rupees 480 would be an error of, देखो आपने किसका एरर किया है? सिर्फ अमाउंट का एरर किया है, और इस अमाउंट के एरर को हम कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। ये जो 4 एरर्स हैं इन पे भी हम क्लास के लास्ट में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट, an entry of rupees 1000 being wrongly posted to wages account instead of machinery account would be an error of, आपने कहाँ डाला है? एक्सपेंस में डाला है, बल्कि था क्या वो? असेट था। तो अगर आपने असेट को ट्रीट किया एज एन एक्सपेंस तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, जो कि ऑप्शन सी में दिया, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, एन एक्सपेंस ऑफ रुपीज 500 ऑन कार्टेज ऑफ अ न्यू मशीन परचेज्ड शुड बी डेबिटेड टू, आपने नई मशीन पे अगर कार्टेज खरीदा है, फ्रेट पे किया है, तो नो डाउट आप उसको कैपिटलाइज करते हो नई मशीन के साथ, इसीलिए आप उसको डेबिट कहाँ करोगे? मशीन अकाउंट में। नेक्स्ट, if a provision for doubtful debts is created, the entry is to be debit the dash account and credit the dash account। आपने provision for doubtful debt create किया है, तो सीधे सीधे जो एंट्री है वो क्या होगी? PL account debit to provision for doubtful debt। हम क्या करते हैं? ये बेसिकली हम लोग एक तरह का खर्चा मान रहे हैं जो कि PL अकाउंट में दिखा देंगे। तो as per given option करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, परचेज फॉर ऑफिस फर्नीचर ऑन अकाउंट इज रिकॉर्डेड इन, आपने ऑफिस फर्नीचर खरीदा है, बेसिकली असेट खरीदा है, और अगर आपने असेट खरीदा है चाहे कैश पे खरीदा चाहे क्रेडिट पे खरीदा, उसको हम कहाँ दिखाएंगे? जर्नल प्रॉपर में, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। नेक्स्ट, व्हाइल पोस्टिंग द परचेज बुक ओनली द टोटल ऑफ परचेज बुक इज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द परचेजेस अकाउंट, ओनली द सप्लायर अकाउंट आर क्रेडिटेड विद द रिस्पेक्टिव अमाउंट, the suppliers accounts are debited and the total of the purchases book posted to the credit of the purchases account. The total of the purchases book is posted to the debit of the purchases account and the suppliers individual accounts are credited with their respective amount. Yes, क्योंकि परचेज बुक से आपको ये पता चलता है कि आपने कितना क्रेडिट पे परचेज किया है, तो जो भी आपका क्रेडिट पे परचेज आएगा टोटल, वो आप कहाँ दिखाओगे? परचेजेस बुक में दिखाओगे, और इंडिविजुअली जो जिन सप्लायर से खरीदा है उनकी बुक्स में उसको क्रेडिट कर दोगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, क्योंकि एंट्री तो यही होती है ना, परचेजेस टू सप्लायर। ठीक है, तो सप्लायर की बुक में आप कहाँ दिखाओगे? क्रेडिट में दिखाओगे, और परचेजेस में डेबिट कर दोगे। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, अ कॉर्नर कैश बुक वुड रिकॉर्ड all cash transaction only, both cash and bank transactions without discount, all cash transactions bearing cash account of purchases, both cash and bank transaction including discount। अगर हम लोग कैश बुक की बात करें जिसमें हम लोग कॉलम बनाते हैं, तो कैश का भी बनता है, बैंक का भी बनता है, डिस्काउंट का भी बनता है, बोथ साइड। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, which of the following would record a customer's check returned dishonored? अभी कस्टमर चेक था बेसिकली, और वो वापस आया, डिसऑनर हो गया, तो नो डाउट ये कैश बैंक से रिलेटेड एंट्री है। परचेज रिटर्न में नहीं जाएगी, सेल्स रिटर्न में नहीं जाएगी, जर्नल में नहीं जाएगी। करेक्ट आंसर होगा डी, कैश बुक। नेक्स्ट, रिटर्न इनवर्ड फ्रॉम विकास वुड बी एंटर्ड इन, रिटर्न इनवर्ड, इनवर्ड मतलब जो लौट करके वापस आ रहा है, तो मतलब हमने अगर सेल किया होगा तभी तो हमारे पास लौट के वापस आ रहा है, तो वो कहाँ जाएगा? सेल्स रिटर्न में। यही रिटर्न आउटवर्ड लिखा होता, मतलब जो लौट के वापस जा रहा है, तो परचेज रिटर्न हो जाता। क्लियर?
एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, कैश अकाउंट आर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, जर्नल, बैंक अकाउंट, कैश बुक। करेक्ट आंसर होगा डी, कैश बुक। नेक्स्ट, रिटर्न्ड गुड्स टू एबीसी लिमिटेड वुड बी रिकॉर्डेड इन। कह रहा है कि अगर एबीसी लिमिटेड ने गुड्स लौटाया है तो उसने खरीदा होगा तभी तो लौटाया है, तो वो किस बुक में जाएगा? परचेज रिटर्न बुक में। नेक्स्ट, सेल्स ऑन अकाउंट वुड बी रिकॉर्डेड इन। क्या कह रहा है कि अगर आपने सेल की है और क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि वो कैश पे सेल हुई है, तो नो डाउट वो कहाँ दिखाएंगे? सेल्स बुक में। देखो क्वेश्चन साइलेंट है, अगर कैश पे ट्रांजैक्शन हुआ होता ना तो लिखता कि कैश में ट्रांजैक्शन हो रहा है, और अगर साइलेंट है तो क्या मानेंगे? क्रेडिट पे हुआ है। मशीनरी परचेस्ड ऑन अकाउंट इज रिकॉर्डेड इन, नो डाउट वो जर्नल प्रॉपर में ही रिकॉर्ड होती है क्योंकि असेट है। नेक्स्ट, हाउ वुड यू बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन जर्नल एंड लेजर? The double entry of a transaction is completed by first recording in journal and then posting to ledger. The journal is the book of original entry and the ledger is the book of secondary entry. करेक्ट आंसर होगा बी, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेस्ट जो डिस्क्रिप्शन है यही है। वैसे आगे भी पढ़ लेते हैं। आगे लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इन द जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। यस, लेजर की रिकॉर्डिंग को हम पोस्टिंग कहते हैं, ये भी करेक्ट है। जर्नल मेंट होता है फॉर एनालिटिकल रिकॉर्ड एंड लेजर होता है क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड। नहीं, बल्कि जर्नल को क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड माना गया है जहां हम लोग डे टू डे एंट्री पास करते हैं, और लेजर को एनालिटिकल रिकॉर्ड माना गया है। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर बी होगा, क्योंकि जर्नल को ओरिजिनल एंट्री कहते हैं और लेजर को सेकेंडरी एंट्री कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, मार्क व्हाट इज डन व्हेन द कैश पेमेंट जर्नल इज पोस्टेड। Only individual accounts are posted. Individual accounts are credited and the total of cash column is not posted. Individual accounts are credited and total of cash column is debited. Individual accounts are debited and cash column total is credited. Yes, कह रहा है कि जब कैश पेमेंट जर्नल से हम पोस्ट करते हैं तो क्या करते हैं? हर एक इंडिविजुअल अकाउंट में डेबिट कर देते हैं और जो कैश कॉलम का टोटल है उसको क्रेडिट कर देते हैं, है ना? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट, in the trial balance the amount stated for cash represents cash at the beginning of the period, cash receipt during the period, cash disbursement during the period, the cash balance on the date of trial balance. जो कैश है ट्रायल बैलेंस में वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि जिस दिन मतलब हमारी ट्रायल बैलेंस बनी है उस दिन तक का हमारा कैश बैलेंस क्या है। दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी, क्योंकि टोटल कैश बैलेंस ही तो शो करता है। Which of the following would help one determine the amount of sale? देखो अगर सेल की बात करें तो सेल्स अकाउंट देख के, जो उसका लेजर होता है ना, वो देख के आप बता सकते हो, क्योंकि सेल्स अकाउंट में कैश सेल भी होगा, क्रेडिट सेल भी होगा। तो करेक्ट आंसर होगा बी, सेल्स अकाउंट। जैसे सेल्स बुक में सिर्फ क्रेडिट दिखेगा, है ना, कि कितना टोटल सेल हुआ है गुड्स का। जर्नल में कैश दिखेगा, और जब हम इन दोनों को टोटल कर दें तब चाहे हम डिटरमाइन कर सकते हैं या सीधे सेल्स अकाउंट जो कि लेजर है उससे डिटरमाइन कर ले। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बी। फॉर लर्निंग द डिटेल्स फॉर अ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन वन शुड रिफर टू लेजर, रेलेवेंट वाउचर्स, बैलेंस शीट, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। एक स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के लिए तो हमें जर्नली देखना पड़ेगा, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। If the bank account at the end of the accounting period has a credit balance of 848, how would you explain it? The cashier must have manipulated cash. It indicates an error in recording. There has been an overdraft. There is undeposited cash in hand. अगर बैंक अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो नो डाउट अभी हमने बताया कि वो बैंक ओडी शो करेगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। नेक्स्ट, व्हाट इज द क्रेडिट बैलेंस इन द बैंक अकाउंट? अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो बैंक ओडी हो गया, मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस हो गया, और अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो वो लायबिलिटी की तरह ट्रीट होगा। तो करेक्ट आंसर होगा बी। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट नॉर्मली शोज, अगर प्रीपेड की बात करें तो क्योंकि इसको असेट की तरह ट्रीट करते हैं, और इसका हमेशा क्या दिखेगा? डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट, व्हाट डज द प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट रिप्रेजेंट? अगेन प्रीपेड इंश्योरेंस की बात करें तो अभी हमने बताया कि इसको हम असेट की तरह ट्रीट करते हैं, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट का हमेशा, अगर हम अकाउंट रिसीवेबल की बात करें, इसमें दो चीजें आती हैं, एक ट्रेड डेटर्स आता है और एक आता है बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, तो इसका बैलेंस हमेशा क्या होगा बेटा? डेबिट बैलेंस। लिखा है ओनली डेबिट एंट्रीज, ओनली क्रेडिट एंट्रीज, बोथ डेबिट क्रेडिट, पीरियोडिक। नो डाउट अगर अकाउंट रिसीवेबल की बात करें तो इसमें डेबिट एंट्री भी होती है, क्रेडिट एंट्री भी होती है, ओपनिंग भी होगी, क्लोजिंग भी होगी, सेल भी होगा तो कैश भी होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट,
द मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट इज लाइकली टू हैव, अब मिसलेनियस एक्सपेंस है तो नो डाउट जर्नली इसका बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस, एंड क्योंकि एक्सपेंसेस है तो सारी एंट्रीज तो डेबिट ही ना होंगी, इसमें डेबिट क्रेडिट दोनों तो नहीं हो सकता, डेबिट एंट्रीज ही होंगी, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, विच बुक शुड बी यूज टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ मर्केंडाइज ऑन अकाउंट, अगर परचेज ऑफ मर्केंडाइज है मतलब गुड सर्विसेज की बात कर रहा है और क्वेश्चन साइलेंट है तो हम क्रेडिट मानेंगे, तो नो डाउट हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, बी परचेजेस बुक। नेक्स्ट, the trial balance would help reveal which one of the following error: omission of an amount from the trial balance, posting of the wrong amount, wrong totaling of the book of original entry, all the above। अगर हम ट्रायल बैलेंस की बात करें, रॉन्ग अमाउंट आपने पोस्ट किया है वो भी पता चलेगा, अगर आपने किसी पर्टिकुलर अमाउंट का ओमिशन किया है वो भी पता चलेगा, रॉन्ग टोटलिंग की है वो भी पता चलेगा, तो करेक्ट आंसर होगा डी। बस ये चीज़ है कि ये पार्शियल होनी चाहिए, इसलिए करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, which of the following errors would a trial balance reveal? Treating an expense as an asset, posting an amount to the correct side but in a wrong account, compensating error, none of the above। अब देखो कह रहा है कि अगर आप एक्सपेंस को असेट की तरह ट्रीट करोगे तो असेट का भी बैलेंस डेबिट होता है, एक्सपेंस का भी बैलेंस डेबिट होता है, तो ये कभी भी ट्रायल बैलेंस से रिवील नहीं हो पाएगा। अगर आपने एक अमाउंट करेक्ट साइड पोस्ट की पर गलत अकाउंट में की तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिस अकाउंट में करना था दूसरे अकाउंट में कर दिया तो भी वो ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट तो करेगा ही। और कंपनसेटिंग एरर मतलब क्या होता है कि ए और बी दो डेटर हैं, ए की बुक्स में ना डाल के बी की बुक्स में डाला, बट डेटर्स में तो वो दिख ही रहा है ना, डेबिट साइड तो वो दिख ही रहा है, तो वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा, मतलब ट्रायल बैलेंस से वो चीज़ नहीं पता चलेगी। क्लियर? ट्रायल बैलेंस से बेसिकली वो एरर्स पता चलते हैं जो पार्शियल होते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, if cash sales of rupees 4550 are posted as rupees 4505 in sales account, the rectifying entry will be, बहुत सिंपल है, देखो रेक्टिफाइंग एंट्री आप कैसे करोगे, कह रहा है कैश सेल को हमने कैसे पोस्ट किया है, गलत पोस्ट किया है सिर्फ सेल्स अकाउंट में, तो पहले तो आप ये देखो कि एक्चुअल में करेक्ट एंट्री क्या होगी, कैश टू सेल्स 4550। अब आपने एंट्री क्या डाली है, कैश अकाउंट में देखो सही है, आपने जो एंट्री गलत डाली है वो सिर्फ और सिर्फ किस में डाली है बेटा, सस्पेंस में गलत डाली है, टू सेल्स 4505, मतलब इससे साफ समझ में आ रहा है ना कि तुम्हारा जो सेल्स अकाउंट है वो घट करके दिख रहा होगा, कितने से, 45 रुपीज़ से घट करके दिख रहा है, ठीक है, और कैश अकाउंट बिल्कुल करेक्ट एंट्री हुई है, तो जब घट करके दिख रहा है तो आप बढ़ा दोगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, सस्पेंस टू सेल्स अकाउंट, कितने से, 45 रुपीज़ से, तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, कि सस्पेंस अकाउंट को आप डेबिट करोगे और सेल्स अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। नेक्स्ट, इफ गुड्स परचेज फॉर प्रोप्राइटर ₹1000 आर डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, आपने प्रोप्राइटर के लिए गुड खरीदा है, ठीक है, अब देखो अगर आपने प्रोप्राइटर के लिए गुड्स खरीदा है तो सीधे सीधे एंट्री क्या हो जाएगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, पर हमने गलती से डाला कहाँ, परचेजेस टू कैश, अब ये रॉन्ग एंट्री है, इसको नलीफाई करने के लिए कैश टू परचेजेस करेंगे, है ना, कैश कैश कट गया, एंट्री क्या बची, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, तो एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, इफ परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम देबू ₹450 इज रॉन्गली पास थ्रू द सेल्स बुक, तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी, आपने गुड्स खरीदा है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू देबू अकाउंट होना चाहिए था 450 से, पर गलती से आपने उसको कहाँ डाल दिया बेटा, सेल्स बुक में डाल दिया, तो देबू टू सेल्स आपने डाला, ये रॉन्ग एंट्री है, इसको नलीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेल्स टू देबू, ठीक। अब देखो परचेज अकाउंट डेबिट होगा, सेल्स अकाउंट डेबिट होगा, और क्वेश्चन में ये लिखा है कि वो सेल्स बुक में आपने गलती से डाला है, तो टू देबू अकाउंट है ना, परचेजेस अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू देबू अकाउंट, जो कि हमारे पास ऑप्शन डी में दिया, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, इफ नो एंट्री इज मेड फॉर गुड्स रिटर्न फ्रॉम अंजनी वर्थ ₹4000, द रेक्टिफाइंग एंट्री विल बी टू डैश डेबिट एंड डैश क्रेडिट, कह रहा है कि अंजनी से गुड्स रिटर्न हुआ और आपने उसकी कोई एंट्री नहीं की है, तो अगर अंजनी ने गुड्स रिटर्न किया मतलब हमने उसको बेचा होगा तभी तो उसने रिटर्न किया, तो सेल्स रिटर्न होगा, तो सेल्स रिटर्न टू अंजनी, बस यही एंट्री तो आपको पास करनी है, करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट,
The trial balance shows a debit total of rupees 8,000. However, in recording a receipt of 150, the cash account is erroneously credited instead of being debited. What will be the credit total of the trial balance? क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो ट्रायल बैलेंस का डेबिट बैलेंस है वो कितना शो कर रहा है बेटा? 8,000. However, in recording a receipt of 150, कैश अकाउंट को आपने गलती से क्रेडिट कर दिया इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग. तो खुद सोचो, एक तो एंट्री यहाँ 150 की हुई होगी, क्योंकि अगर डेबिट हुआ है 150 मतलब डेबिट होना है 150 तो क्रेडिट भी हुआ होगा 150, बट ये 150 भी इधर दिख गया और यहाँ 8,000 बैलेंस है तो नो डाउट बोथ साइड 8,000 दिखेगा ना. तो ये जो 8,000 है ये तो इस 300 रुपये से बढ़ करके दिख रहा होगा ना. मतलब क्रेडिट बैलेंस हमारा कितना दिख रहा होगा बेटा? 8300 दिख रहा होगा और डेबिट बैलेंस कितना होगा? 8,000. तो जब यहाँ पे 8150 आएगा तो यहाँ पे भी 8150 आएगा. मेरा पॉइंट समझो, हम ये चीज़ कह रहे हैं कि कैश अकाउंट जिसको डेबिट करना था उसको आपने गलती से क्रेडिट कर दिया और ऑलरेडी क्योंकि अगर आप डेबिट आपको करना था 150 तो आपने कुछ क्रेडिट भी तो किया होगा 150, तो ये 150 तो यहाँ दिख ही रहा है और ये 150 भी आपने डेबिट की जगह क्रेडिट में डाल दिया, तो आपका जो क्रेडिट बैलेंस है वो 300 से बढ़ करके दिख रहा होगा. तो करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, वेयर वुड द परचेज ऑफ अ टाइपराइटर ऑन अकाउंट बी रिकॉर्डेड? अगर आपने टाइपराइटर परचेज किया तो असेट परचेज किया और असेट चाहे कैश पे परचेज करो चाहे क्रेडिट पे, वो जर्नल प्रॉपर में ही दिखेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी यूज टू रिकॉर्ड द परचेज ऑफ गुड्स इन अकाउंट? हमने बताया हुआ है परचेज बुक में ही रिकॉर्ड होगा क्योंकि ये मानते हैं अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो वो क्रेडिट पे खरीद रहे. इन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड एन एडजस्टिंग एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन बी मेड? ये भी हमने बताया जर्नल प्रॉपर में होगी. परचेज ऑफ मर्केंडाइज ऑन अकाउंट वुड बी रिकॉर्डेड ऑन, मर्केंडाइज मतलब गुड, और अगर गुड परचेज करे तो वो परचेजेस बुक में ही दिखेगा. नेक्स्ट, what is accounting entry required for issuing a purchase order of rupees 10,000 to S Shah? अगर हम उसको परचेज ऑर्डर इशू कर रहे हैं ना तो ऑर्डर इशू करने का किसी तरह का कोई एंट्री हम बुक में पास नहीं करते. जब परचेज होता है तब एंट्री पास करते, तो करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट, गुड्स ऑर्डर्ड फ्रॉम वी बाली आर रिसीव्ड अलोंग विद एन इनवॉइस ऑफ इतना, तो अकाउंटिंग एंट्री क्या होगा? सिंपल, आपने गुड्स रिसीव किया है तो गुड्स या परचेज अकाउंट डेबिट टू बाली, क्योंकि कैश में तो आपने लिया नहीं है, तो करेक्ट एंट्री होगी सी. इसमें ना परचेजेस अकाउंट को भी आप डेबिट कर सकते थे. नेक्स्ट, व्हाट विल बी द अकाउंटिंग एंट्री फॉर मेलिंग अ चेक फॉर रुपीज 9950 टू किरण मिश्रा इन फुल सेटलमेंट ऑफ रुपीज 10,000? तो यहाँ डिस्काउंट हो गया है ना, आप किरण मिश्रा को 10,000 का फुल सेटलमेंट करें तो ये आपका क्रेडिटर है तो डेबिट करेंगे, खत्म हो जाएगा बैलेंस. टू बैंक, कितना आपने पेमेंट किया है बैंक से? 9950, और जो 50 रुपीज़ है वो आप डिस्काउंट में डाल दो. क्लियर? तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द अकाउंट विच इज इंक्रीज्ड बाय क्रेडिट एंट्रीज. कैपिटल अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, डेटर अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये तीनों ही असेट है. तो असेट तब बढ़ेगा जब इसमें आप डेबिट में एंट्री डालोगे, है ना. जब डेबिट बढ़ाओगे तब ना बढ़ेगा. बट कैपिटल अकाउंट की बात करें तो कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट से इंक्रीज होता है और डेबिट से डिक्रीज होता है, तो करेक्ट आंसर होगा ए. आइडेंटिफाई द अकाउंट्स दैट इज आर इंक्रीज्ड बाय डेबिट एंट्रीज. डिस्काउंट अर्न्ड, परचेज रिटर्न, मशीनरी, ऑल ऑफ द अबव. ये असेट है और असेट हमेशा डेबिट करने से इंक्रीज होता है, तो करेक्ट आंसर होगा सी. डिस्काउंट अर्न क्या है बेटा? इनकम है, और इनकम में जब आप क्रेडिट करोगे तो बढ़ेगा, परचेज रिटर्न को भी क्रेडिट करेंगे तो बढ़ेगा. नेक्स्ट, मार्क आउट द अकाउंट दैट इज डिक्रीज्ड बाय डेबिट एंट्रीज. डिक्रीज हो रहा है. सैलरीज, ये डेबिट अगर होगा तो बढ़ेगा. बैंक असेट है, डेबिट बैलेंस होगा, बढ़ेगा. ओनर्स इक्विटी, अगर क्रेडिट होगा तो बढ़ेगा, डेबिट होगा तो घटेगा. तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द अकाउंट दैट इज इंक्रीज्ड बाय क्रेडिट एंट्रीज. सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट पे बढ़ेगा, गुडविल एसेट है डेबिट पे बढ़ेगा, परचेजेस डेबिट पे बढ़ेगा, बट बैंक ओडी ये क्रेडिट पे बढ़ेगा. ठीक है, और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था क्योंकि लायबिलिटी है तो ये क्रेडिट पे बढ़ेगा. नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस. हमेशा अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए ही हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट्स. नेक्स्ट, what would the agreement of the trial balance indicate? देख लेते हैं. No error remains undetected, double entry has been completed, that the arithmetical accuracy stands reasonably proved. Correct answer होगा C. Next, posting of the wrong amount in the ledger will cause the ledger account to be out of balance, the trial balance to still agree,
द ट्रायल बैलेंस टू बी आउट ऑफ ऑर्डर, नन ऑफ द अबव। देखो अगर रॉन्ग अमाउंट आपने पोस्ट की है लेजर से तो फिर ट्रायल बैलेंस आपका आउट ऑफ ऑर्डर होगा, वो मैच नहीं करेगा। नेक्स्ट, व्हाट डज अ डेबिट सिग्निफाई? इंक्रीज इन असेट, यस। डिक्रीज इन लायबिलिटी अकाउंट, यस। डिक्रीज इन कैपिटल अकाउंट, यस। अगर डेबिट है तो ये तीनों को ही सिग्निफाई कर रहा है। नेक्स्ट, अ क्रेडिट वुड सिग्निफाई इंक्रीज इन असेट, नो, क्योंकि अगर क्रेडिट की बात करें तो क्रेडिट से असेट अकाउंट घटता है। डिक्रीज इन क्रेडिट लायबिलिटी अकाउंट, नो, क्रेडिट से ये बढ़ता है, घटता नहीं है। और इंक्रीज इन कैपिटल अकाउंट, यस, अगर क्रेडिट है कैपिटल में तो बढ़ेगा, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, व्हाट इज द लेफ्ट साइड ऑफ एन असेट अकाउंट रिकॉर्ड? असेट के लेफ्ट साइड में, मतलब ये लेफ्ट है तो ये डेबिट है, मतलब ये इंक्रीज को शो करेगा, करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, व्हाट डज अ डेबिट सिग्निफाई? एन इंक्रीज, अ डिक्रीज, कुछ भी कर सकता है ना, क्योंकि अगर असेट है तो उसमें इंक्रीज शो करेगा, अगर लायबिलिटी है, कैपिटल है, तो उसमें डिक्रीज शो करेगा, तो करेक्ट आंसर होगा सी, आइदर एन इंक्रीज और डिक्रीज। नेक्स्ट, हाउ मेनी अकाउंट डज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट? कम से कम 2, क्योंकि एक डेबिट और एक क्रेडिट तो मैंडेटरीली होना ही है। नेक्स्ट, when an account that is normally with a debit balance actually appears with a credit balance, it indicates an unusual transaction must have occurred, bank OD, the business is about to collapse, an error in recording may have been made, yes। जहाँ पे डेबिट बैलेंस आना था अगर उसका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, ठीक है, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं आपने एरर किया है रिकॉर्डिंग में। नेक्स्ट, हु कैन मेक यूज ऑफ सब्सिडरी बुक्स? ओनली लार्ज बिजनेस कंसर्न, ओनली ह्यूज मल्टीनेशनल, ओनली स्मॉल यूनिट, कोई भी यूज कर सकता है। इसमें कोई कंपल्शन नहीं है या कुछ ऐसा रूल नहीं है कि कोई इंडिविजुअल ही सब्सिडरी बुक्स मेंटेन कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स विल कॉज अ ट्रायल बैलेंस टू बी आउट ऑफ बैलेंस? अ डेबिट टू एन इनकरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट, अ क्रेडिट टू एन एक्सपेंस अकाउंट इंस्टेड ऑफ एन इनकम अकाउंट, अ क्रेडिट टू एन इनकम अकाउंट इंस्टेड ऑफ एन एक्सपेंस अकाउंट, अ क्रेडिट टू एन असेट अकाउंट इंस्टेड ऑफ अ डेबिट टू अ लायबिलिटी अकाउंट। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है, जिसका करेक्ट आंसर होगा उसको हम पिन कर देंगे। नेक्स्ट, द टोटल ऑफ द सेल्स बुक फॉर अ मंथ इंडिकेट्स द टोटल फॉर द मंथ। नो डाउट अगर सेल्स बुक है तो वो क्रेडिट सेल्स को शो करेगा, करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, द पेटी कैश सिस्टम इज एम टू मीट द नीड्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस, कवर स्मॉल एंड वैरिड इनकम कैश, कवर द स्मॉल एक्सपेंडिचर पेड इन कैश। ये पूरा इसका स्टेटमेंट है। कवर द स्मॉल एक्सपेंडिचर पेड इन कैश, मतलब आप जो छोटे छोटे खर्चे कैश में पे करते हो उसको कवर करने के लिए पेटी कैश सिस्टम बनाया गया, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, विथ विच बुक इज द टर्म इम्प्रेस्ड सिस्टम यूज्ड इन रिलेशन टू? पेटी कैश बुक। इज इट नेसेसरी टू एनालाइज ट्रांजेक्शंस इन टर्म्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट व्हेन जर्नलाइजिंग, व्हेन पोस्टिंग एट बोथ द टाइम? डेबिट और क्रेडिट आपको चेक करना होता है हर समय, चाहे आप जर्नल एंट्री पास कर रहे हो चाहे आप लेजर बना रहे हो। नेक्स्ट, व्हेन अ पेटी कैश फंड इज एस्टैब्लिश्ड फॉर ₹500, द अकाउंटिंग एंट्री इज, ये 320 मिस प्रिंटिंग है, कह रहा है कि अगर पेटी कैश फंड इस्टेब्लिश्ड हो रहा है 500 तो हम लोग एंट्री क्या करते हैं बेटा? पेटी कैश टू कैश, क्योंकि पेटी कैश में उतना कैश शिफ्ट कर देते हैं, क्लियर। और ये हमारे पास ऑप्शन सी में दिया है, तो करेक्ट आंसर होगा सी। डेट्स रिटर्न ऑफ एज बैड इफ सब्सिक्वेंटली रिकवर्ड, अगर बाद में वो रिकवर्ड हो जाता है ना तो हम लोग पीएल में क्रेडिट साइड दिखा देते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, इफ आर पूरी अ डेटर ऑफ ₹4,000 हैज बिकम इंसॉल्वेंट एंड अ डिविडेंड टू 50% इज डिक्लेयर्ड, क्या हो रहा है? 50% रिटर्न आ रहा है, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी? देखो बैड डेट की एंट्री क्या होती है? बैड डेट टू डेटर, जो कि पूरी है, 4,000 रुपये है पर इसका सिर्फ 2,000 बैड डेट हो रहा है, बाकी 2,000 क्या हो रहा है? पैसा आ रहा है, तो करेक्ट आंसर होगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू पूरी अकाउंट, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। नेक्स्ट, द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज मे बी चेक्ड बाय, आप कैसे चेक करोगे? विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। What does a trial balance prove? ट्रायल बैलेंस क्या प्रूव करता है? That every transaction is recorded twice, no error remains, book have been correctly written, all of the above। ये तो पॉसिबल नहीं है,
ट्रायल बैलेंस कभी ये प्रूफ नहीं करता कि सब कुछ करेक्ट है, वो ये प्रूफ करता है कि हर ट्रांजेक्शन को दो तरफ रिकॉर्ड किया गया है. नेक्स्ट, mark out the error of commission among them. A sales of rupees 800 is not recorded. A purchase of rupees 400 is wrongly posted. Charges are treated as addition to assets. Sales book is overcast by 200. देखो अभी जब तुम लोग एरर की क्लास कर लोगे ना, टाइप्स ऑफ एरर्स की, तो समझ जाओगे कि अगर आपने परचेज बुक को रॉन्गली पोस्ट किया है, मतलब रॉन्गली आपने उसको डेबिट क्रेडिट किया है, रॉन्ग अमाउंट डाली है, तो उसको हम लोग एरर ऑफ ओमिशन बोलते हैं. नेक्स्ट, द ट्रायल बैलेंस विल हेल्प टू डिस्क्लोज. क्या डिस्क्लोज करेगा? एरर्स ऑफ प्रिंसिपल नो, रॉन्ग अमाउंट पोस्टेड इन लेजर अकाउंट यस. नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग रेंट नॉट बीइंग रिकॉर्डेड वुड बी एंड. ये किस तरह का एरर है? अगर आपने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब पूरी तरीके से भूल गए, तो ओमिशन है. अ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, हमने बताया क्रोनोलॉजिकल हम कहाँ करते हैं? डे टू डे ट्रांजेक्शन होता है जर्नल बुक्स में. नेक्स्ट, अ डैश इज मेंट फॉर रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू गुड्स. कोई भी ट्रांजेक्शन हो गुड्स से रिलेटेड, तो वो बेसिकली कहाँ जाएगा? कैश जर्नल में, गुड्स जर्नल में, ट्रायल बैलेंस में, ऑल ऑफ दीज में. करेक्ट आंसर होगा बी, गुड्स जर्नल. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द बुक अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट वन ऑफ द ओरिजिनल एंट्री. कैश बुक है, सेल्स जर्नल है, बिल्स रिसीवेबल है, क्योंकि ये बेसिकली जर्नल या सब्सिडरी बुक का पार्ट है. बट लेजर ओरिजिनल बुक नहीं मानी जाती, एनालिटिकल बुक मानी जाती है. नेक्स्ट, द रिटर्न ऑफ गुड्स बॉट विल बी एंटर्ड इन. आपने जो गुड्स खरीदा था वो आप रिटर्न करो, तो परचेज रिटर्न बुक में डालोगे. नेक्स्ट, द सस्पेंस अकाउंट इज रिक्वायर्ड व्हेन द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस इज शॉर्ट, क्रेडिट साइड इज शॉर्ट, errors are not quickly located and final accounts need to be prepared without delay. Yes, अगर हमें फाइनल अकाउंट बनाना है तो हमें ट्रायल बैलेंस मेंटेन करना होता है, तो उसमें कहीं पे भी एरर हो, आइदर डेबिट या क्रेडिट, तो उसको हम सस्पेंस में डाल के खत्म करते हैं. नेक्स्ट, द स्पेशल जर्नल मे बी सब डिवाइडेड इनटू परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, कैश बुक. करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट, द लेजर कैन बी बाउंड बुक हो सकता है, सेट ऑफ लूज पेजेस हो सकता है, पंच कार्ड भी हो सकता है, तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट, रिसीट ऑफ रुपीज 2500 फ्रॉम कमल, अ डेटर हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स. द प्रॉफिट वुड शो. आपने कमल जो कि आपका डेटर है उससे पैसा रिसीव किया, पर आप उसको बुक्स में नहीं शो कर रहे हो, तो ठीक है, नहीं शो करे तो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला, वो आपकी प्रॉफिट पे असर नहीं डालेगा, वो आपके बैलेंस शीट पे असर डालेगा. ठीक है, तो ना तो आपका प्रॉफिट उससे बढ़ेगा ना घटेगा. नेक्स्ट, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज balances of all account, capital employed in business, gross profit earned, net profit earned. Profit and loss क्या दिखाता है? Net profit. और trading account क्या बताता है? Gross profit. Next, sales to किरण of rupees 1000 not recorded in the books would affect. अगर आपने किरण को सेल किया और वो आप बुक्स में नहीं दिखा रहे हो, तो नो डाउट किरण का अकाउंट अफेक्ट करेगा और सेल्स का अकाउंट अफेक्ट करेगा. करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, an item of rupees 84 has been wrongly entered at rupees 48. दिस इज एन एरर ऑफ. ये बेसिकली किस तरह का एरर है? कमीशन, और ये आप लोग क्लास के एंड में समझ जाओगे. नेक्स्ट, एरर ऑफ कमीशन विल नॉट परमिट करेक्ट टोटल ऑफ द बैलेंस शीट, करेक्ट टोटल ऑफ द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस टू अग्री. अगर एरर ऑफ कमीशन है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपने रॉन्ग अमाउंट पोस्ट किया होता है, रॉन्ग अकाउंट में पोस्ट किया होता है, तो उससे ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है. सेल्स एंड अकाउंट आर रिकॉर्डेड इन द. सेल्स है तो सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगी क्योंकि क्रेडिट पे मानी जाती है. कैश अकाउंट शोन इन द ट्रायल बैलेंस, वो क्या डिपिक्ट करता है? वो ये बताता है कि कैश का कितना बैलेंस है ऑन द डेट ऑफ ट्रायल बैलेंस. नेक्स्ट, बिल्स पेबल बुक, ये बिल्स रिसीवेबल भी बताया है कि इसको बेसिकली हम लोग जर्नल या सब्सिडरी बुक का पार्ट मानते हैं. नेक्स्ट, इफ द सेल्स डे बुक इज अंडरकास्ट, मतलब घट करके दिख रहा है, तो रिजल्ट क्या होगा कि सेल्स हमारा घट के दिखेगा. करेक्ट आंसर होगा रिड्यूस्ड सेल्स फिगर. अंडरकास्ट मतलब होता है घट के दिखना, ओवरकास्ट मतलब होता है बढ़ के दिखना. How does an overcasting of the purchase day book affect the cost of sales and profit? देख लेते हैं. कह रहा है कि अगर परचेज डे बुक बढ़ करके दिख रही है, अब जैसे अगर मान लो हमारे पास सेल्स है बेटा 10,000 की, ओपनिंग स्टॉक है 1,000, क्लोजिंग स्टॉक है 2,000, परचेजेस है 8,000, तो मेरा प्रॉफिट कितना आया? 3,000. अब कह रहा है कि जो परचेजेस है वो बढ़ करके दिख रहा है, वो 9,000 दिख रहा है, तो सीधे सीधे मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 2,000. मतलब मेरा प्रॉफिट घटेगा, और प्रॉफिट घटने की बात सिर्फ और सिर्फ किस में किया है?
बी पॉइंट में, क्योंकि डी में क्या कह रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज होगा, नेट प्रॉफिट अनअफेक्टेड होगा। कैसे हो सकता है? अगर आपका जीपी अफेक्ट हो रहा है तो एनपी भी तो अफेक्ट होगा ना, ठीक है। तो आपका जीपी अगर घट रहा है तो एनपी भी घटेगा, और परचेज के ओवरकास्ट से आपका जीपी घटेगा ही घटेगा। करेक्ट आंसर होगा बी, कॉस्ट ऑफ सेल इज इंक्रीज व्हाइल प्रॉफिट इज डिक्रीज। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ सेल मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की बात कर रहा है, मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हमने ओपनिंग स्टॉक लिया था 1K, हमने परचेजेस लिया था 8K और क्लोजिंग स्टॉक लिया था 2K, तो ये हो जाएगा 7K। बट अगर हमारा परचेजेस अकाउंट बढ़ के 9000 दिख रहा है तो ये भी बढ़ के तो 8000 दिखेगा, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बढ़ जाएगा पर प्रॉफिट क्या होगा? घट जाएगा। नेक्स्ट, What is the correct sequence of the following in the preparation of periodical financial statement? देखो, सबसे पहले हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर हम लोग पीएल अकाउंट बनाते हैं, फिर बैलेंस शीट बनाते हैं, फिर फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, द फॉलोइंग आर द फिगर्स रिलेटिंग टू ट्रेडर। अच्छा, गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, कॉस्ट की 30% प्रॉफिट पे, द अमाउंट ऑफ सेल विल बी, बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो हम लोग COGS निकाल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो कि होगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो 80,000 में से अगर हम लोग 11,000 माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 69,000। अब कह रहा है कि कॉस्ट पे 30% प्रॉफिट है, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा बेटा? 20,700। और इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो मेरे पास सेल्स आ जाएगी जो कि आएगी 89,700। नेक्स्ट, हमारे पास आइटम दिया है, नेचर ऑफ आइटम दिया है, आपको मैच करना है। अगर कैश की बात करें तो ये करंट असेट है, प्रॉफिट की बात करें तो ये शेयर होल्डर इक्विटी का पार्ट होती है, डिस्काउंट और इश्यू ऑफ शेयर्स की बात करें तो ये फिक्टिशियस असेट है, और प्लांट एंड मशीनरी क्या है? फिक्स्ड असेट है। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बी, इंटैंजिबल असेट का यहाँ कोई रोल नहीं है। Next, if a trial balance does not tally in spite of a thorough scrutiny and the difference is substantial, then which one of the following courses should an accountant adopt? सिंपली वो क्या करता है कि जो भी बैलेंस होता है, डेबिट में और क्रेडिट में, उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल करके खत्म करता है। ठीक है, एंड हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर इज। अगर आपने कस्टमर से कोई भी एडवांस लिया है तो नो डाउट वो आपकी लाइबिलिटी क्रिएट करेगा, जो कि आपको फ्यूचर में पे करना पड़ सकता है। करंट लायबिलिटी होगा, नॉन करंट असेट, कंटिंजेंट लायबिलिटी, नॉन कैश कॉस्ट। करेक्ट आंसर होगा ए, कि उससे आपकी करंट लायबिलिटी बनेगी, क्योंकि आपने एडवांस रिसीव किया, हो सकता है कि आपको उसको फ्यूचर में पे करना पड़े। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? अनअक्रूड। तो ये सारे क्वेश्चंस रिलेटेड थे फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस से। अब आगे हम लोग 3 कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेंगे कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं, उनके गोल्डन रूल्स क्या क्या है, और लास्टली हम लोग ये देखेंगे कि टाइप्स ऑफ एरर्स क्या होता है। ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन में यहाँ तक प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना। किसी क्वेश्चन के आंसर में डाउट होगा तो वो भी पूछना। हमने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल की एज वेल एज व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक दी है, वो आप ज्वाइन कर लेना सो दैट आप इसका PDF डाउनलोड कर सको। ठीक है, और अगर आपको आज की क्लास यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना सो दैट आगे इसी तरह की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना, थैंक यू सो मच। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, जो कि है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। पहले हम इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं कि अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की, तो अकाउंट्स 2 ही तरह के होते हैं, फर्स्ट इज पर्सनल एंड सेकेंड इज इम्पर्सनल। हम में से बहुत लोगों ने सुना है कि 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, होते सिर्फ 2 ही है, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। ठीक है, चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक। देखो हमने बोर्ड पे लिखा है कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स 2 तरह के हैं, फर्स्ट इज पर्सनल एंड सेकेंड इज इम्पर्सनल। इम्पर्सनल पे हम लोग बाद में बात करते हैं, पहले देख लेते हैं पर्सनल अकाउंट्स क्या होता है। देखो नाम से समझ में आ रहा है कि अगर हम लोग बात करें पर्सनल अकाउंट्स की तो हम किसकी बात करें? पर्सनल अकाउंट मतलब जो पर्सन से रिलेटेड हो, ट्रेड रिसीवेबल से रिलेटेड हो, ट्रेड पेबल से रिलेटेड हो। क्लियर है? क्योंकि नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जब हम किसी इंडिविजुअल की, किसी पर्सन की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं पर्सनल अकाउंट्स की। क्लियर? तो ये तो पहला पॉइंट हो गया।
और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर कोई भी अकाउंट किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, अगर कोई भी अकाउंट किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो भी पर्सनल अकाउंट्स हो जाएंगे। पहले हम लोग इसकी बात कर लेते हैं कि पर्सन ट्रेड रिसीवेबल्स ट्रेड पेबल्स मतलब सिंपली यहाँ कौन हो जाएगा, डेटर्स की बात कर रहे हैं और इसमें हम बात कर रहे हैं क्रेडिटर्स की, है ना। इसके अलावा यहाँ है बिल रिसीवेबल, बिल पेबल, तो ये सब किसका पार्ट हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट का। क्योंकि सिंपली यहाँ पे जैसे अगर इफ इन केस मान लो ए ने गुड्स सोल्ड किया बी को, और ये जो उसने गुड्स सोल्ड किया है बी को ऑन क्रेडिट किया है, तो उस केस में बी ए के लिए क्या हो गया, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बी डेटर है ना, और बी क्या है, एक इंडिविजुअल है, पर्सन है हमारी तरह, इसलिए हमने उसको कहाँ पे रखा है, पर्सनल अकाउंट्स में। तो हमेशा याद रखना कि हमारे जैसे लोग पर्सन की कैटेगरी में आते हैं, बट जो डेटर्स क्रेडिटर्स होते हैं उनको भी हम किस तरह से ट्रीट करते हैं, पर्सनल अकाउंट की तरह। पर्सन मतलब हमारे आपके जैसे लोग हो गए, एंड ट्रेड रिसीवेबल्स ट्रेड पेबल्स भी पर्सनल अकाउंट्स में ही इंक्लूड होता है। ये माना जाता है कि ये भी कौन है, पर्सन्स है। क्लियर है, ठीक। अब नेक्स्ट देखो, पर्सनल अकाउंट्स की अगर बात करें तो ये 3 तरह का होता है। फर्स्ट इज नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड देन रिप्रेजेंटेटिव। अगर नेचुरल पर्सनल की बात करें तो हम किसकी बात करें, ह्यूमन बीइंग की, ठीक है। और ह्यूमन बीइंग में कोई भी आ सकता है, रीटा हो गई, गीता हो गई, etc। तो नेचुरल अगर पर्सनल की बात हुई तो हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग की, अगेन हमारे आपके जैसे लोगों की। आर्टिफिशियल की बात करें तो सिंपली आर्टिफिशियल हम सबने सुना हुआ है। आर्टिफिशियल मतलब जैसे अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस को एक अलग सेपरेट एंटिटी की तरह ट्रीट किया जाता है ना। अगर आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है तो इन द आइज ऑफ लॉ आपको कैसे ट्रीट किया जाएगा, एक पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है, और ये माना जाता है कि आप एलिजिबल हो किसी भी तरह का कोई ट्रांजैक्शन करने के लिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट अपने नाम करने के लिए, या आप किसी के नाम पे केस फाइल कर सकते हो, आप अपने नाम पे बैंक अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। तो हमने बोला कि आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में वो पर्सन्स आते हैं जो कि इन द आइज ऑफ लॉ एक सेपरेट एंटिटी की तरह ट्रीट किए जाते हैं। क्लियर, इनको भी पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है। ये एक्चुअल में तो है नहीं क्योंकि आर्टिफिशियल लिखा है, देखो वर्ड लिखा है आर्टिफिशियल। अब आर्टिफिशियल मतलब तो नकली हो गया, है ना। तो इनको इन द आइज ऑफ लॉ पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है, मतलब पर्सन का इनको दर्जा किसने दिया, लॉ ने दिया, ठीक। अच्छा ये हर वो काम कर सकते हैं जो ह्यूमन बीइंग कर सकता है, हमारे आपके जैसा, बट बस 1-2 चीजों में यहाँ एक्सेप्शन होता है कि इनको भले पर्सन जैसा ट्रीट किया जाता है बट ये किसी से शादी नहीं कर सकते, इनको जेल नहीं भेजा जा सकता एंड सो ऑन, बट बाकी सारी चीजों के लिए एलिजिबल होते हैं, चाहे इनको अपने नाम पे कोई कॉन्ट्रैक्ट करना हो, कोई बैंक अकाउंट ओपन करना हो या सो, ठीक है। तो सिंपली याद हो जाएगा आप लोग को कि सिंपली आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मतलब जिनको इन द आइज ऑफ लॉ सेपरेट पर्सन की तरह ट्रीट किया जाए। सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल क्या है, कंपनीज। हम सब जानते हैं कि जितनी भी टाइप की कंपनीज हो, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो, सबका रजिस्ट्रेशन क्या है, मैंडेटरी है। एंड जैसे ही उसका रजिस्ट्रेशन होता है उसको एक सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह ट्रीट किया जाता है। गवर्नमेंट, क्लब्स, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जहां एक्चुअल में ये पर्सन नहीं होते बट इनको पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है इन द आइज ऑफ लॉ। एंड लास्ट है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जो हमने स्टार्टिंग में बोला, जो एक्चुअल में कोई पर्सन नहीं होता बट वो पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। इसका भी एग्जाम्पल देख लो। सबसे पहला है कैपिटल अकाउंट, फिर है ड्रॉइंग अकाउंट। अब खुद हम सबको पता है कि कैपिटल अकाउंट और ड्रॉइंग अकाउंट किससे रिलेटेड होता है, ओनर से रिलेटेड होता है ना। इनका एक्चुअल में रिलेशन किससे है, ओनर से। तो कैपिटल अकाउंट एंड ड्रॉइंग अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओनर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर। अगर हम कोई भी बैंक अकाउंट ओपन कराएं, है ना, तो बैंक अकाउंट किसके नाम से खुलता है, किसी पर्सन के नेम से खुलता है ना। ऐसे थोड़ी कि बैंक अकाउंट सिर्फ नाम से जाना जाता है बैंक अकाउंट। अगर हम में से कोई भी जाएगा, हम अपने नाम से खुलवाएं, किसी कंपनी के नाम से खुलवाएं, हमेशा क्या होता है कि बैंक का जो आप अकाउंट ओपन कराते हो वो अकाउंट किसी ना किसी पर्सन या किसी ऑर्गेनाइजेशन के नेम पे होता है। एंड पर्सन को भी हमने पर्सनल अकाउंट में लिया है, ऑर्गेनाइजेशन को भी पर्सनल अकाउंट में लिया है। तो बैंक अकाउंट जो कि किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी किस में आएगा, पर्सनल अकाउंट में, बट किस कैटेगरी में, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्लियर है।
तो ओवरऑल हमने क्या बताया सिंपली कि अगर हम पर्सनल अकाउंट की बात करें तो पर्सनल अकाउंट मतलब जहां पे हम पर्सन की बात कर रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल की बात करें या ट्रेड पेबल्स की बात कर रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेबल्स को भी हम यहाँ पे पर्सन की तरह ही ट्रीट करेंगे। ठीक, नेक्स्ट है कि पर्सनल अकाउंट्स में 3 चीजें हैं, फर्दर ये 3 टाइप का है। फर्स्ट इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट, देन आर्टिफिशियल एंड देन रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल पर्सनल अकाउंट मतलब हमारे जैसे लोग, ह्यूमन बीइंग। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मतलब जिनको इन द आइज ऑफ लॉ एक सेपरेट एंटिटी की तरह ट्रीट किया गया हो। एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जो एक्चुअल में कोई पर्सन नहीं है बट किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, जिसका एग्जांपल है कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। और हमने बताया भी कि कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट कभी भी अपने नाम से नहीं जाने जाते बल्कि वो ओनर के नाम से जाने जाते हैं। बैंक अकाउंट कभी अपने नाम से नहीं जाना जाता है बल्कि वो ओनर जिसके भी नाम से वो अकाउंट खुला है उसके नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था पर्सनल अकाउंट्स का। अब हम लोग चलते हैं रियल अकाउंट पे। अगर रियल अकाउंट्स की बात करें, अगर हम लोग रियल अकाउंट्स की बात करें तो हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑल असेट्स। क्लियर है? हमने बोला अगर हम रियल अकाउंट्स की बात करें तो हम किसकी बात कर रहे हैं? असेट्स की। मतलब रियल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है? असेट्स अकाउंट को। ठीक, तो क्या यहाँ पे सारे असेट्स आ जाएंगे? हमने यहाँ लिखा ऑल असेट्स, तो क्या इसमें सारे असेट्स आ जाएंगे? वैसे तो सारे असेट्स आते हैं असेट में, चाहे वो फिक्स्ड असेट हो चाहे वो करंट असेट हो। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो नॉन करंट असेट एंड करंट असेट हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे वो फिक्स्ड असेट हो चाहे वो करंट असेट हो, सब यहाँ आएगा। बट उसकी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि उसका कुछ पोर्शन हमने पर्सनल अकाउंट में इंक्लूड किया है। ठीक, तो यहाँ अगर हम बात करें, लैंड भी आएगा, बिल्डिंग भी आएगी, तो गुडविल भी आएगा, मतलब टैंजिबल भी आएगा एज वेल एज इनटैंजिबल भी आएगा। क्लियर? तो फिक्स्ड में तो यहाँ सब आएगा, आइदर टैंजिबल और इनटैंजिबल। पर अगर करंट अकाउंट की बात करें तो करंट में स्टॉक आएगा। ठीक है, बट क्या डेटर आएगा? नहीं, डेटर तो चला गया पर्सनल में। कैश आएगा, बट क्या बैंक आएगा? नहीं, वो तो चला गया पर्सनल में। बिल्स रिसीवेबल अगेन वो पर्सनल में चला गया। ठीक है, तो उस केस में ऑल असेट्स यहां आ जाएगा, रियल अकाउंट्स का पार्ट बनता है। मतलब रियल अकाउंट्स किसको रिप्रेजेंट करता है? असेट्स को। बट एक्सेप्शन क्या है उसमें? एक्सेप्शन है डेटर, बैंक, बिल रिसीवेबल, जिसको हमने पर्सनल अकाउंट में इंक्लूड किया है। क्लियर? इसको हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। अगर असेट्स की बात करें तो असेट्स में याद रखना यहाँ हम किस असेट की बात कर रहे हैं? फिक्स्ड असेट में टैंजिबल भी आएगा, मतलब बिल्डिंग जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो। बट अगर हम बात करें इनटैंजिबल, जो फिक्स्ड असेट्स हैं जिसको हम महसूस करते हैं, खाली छू नहीं सकते, लाइक गुडविल, वो भी इसका पार्ट बनता है। ठीक, बट करंट असेट्स में कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो यहाँ हम एक्सेप्ट करके लिख दे रहे हैं। डेटर्स नहीं आएगा, बैंक अकाउंट नहीं आएगा, है ना। उसके अलावा हमने क्या बताया? बिल रिसीवेबल नहीं आएगा। क्लियर? और यहाँ कैपिटल और ड्राइंग की बात करते हैं, वो तो वैसे भी एसेट का पार्ट नहीं होता, वो किसका पार्ट होता है? लायबिलिटीज का। अब देख लेते हैं अपना लास्ट टॉपिक जो कि है नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, ऑल इनकम्स और गेन्स। क्लियर है? हमने बोला कि नॉमिनल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है? जितने भी एक्सपेंस है, लॉसेस है, इनकम है, गेन है, सब कहाँ आ जाता है हमारा? नॉमिनल अकाउंट में। अब इसका एग्जांपल तो बहुत सारा है, जैसे सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, इनकम, है ना। ये तो इनकम हो गई, ये खर्चा हो गया, ये खर्चा हो गया। इसके अलावा कमीशन अर्न्ड, पर ये सब किसका पार्ट बन जाएगा? ये सब पार्ट बनेगा नॉमिनल अकाउंट्स का। क्लियर? अच्छा, एक पॉइंट मेरे को और यहाँ पे डिस्कस करना है, वो क्या है देख लेते हैं। अब जो नॉमिनल अकाउंट्स है, सैलरी, रेंट एंड सो ऑन, हम सबको पता है कि कई बार क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जो बुक्स अपनी बनाते हैं वो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बनाते हैं, एज वेल एज अक्रूवल कंसेप्ट, कि पैसा आए या ना आए, पैसे का पेमेंट हो या ना हो। बट अगर वो करंट ईयर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है तो हमें उसको बुक्स में रिकॉर्ड करना होता है ना। तो अगर मान लो आपने सैलरी का पेमेंट ना किया हो, रेंट का पेमेंट ना किया हो, या फिर आपको इंटरेस्ट इनकम टाइम पे रिसीव ना हुई हो, तो उस केस में हम लोग 4 वर्ड्स का यूज करते हैं। क्या क्या? आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, अनअक्रूड करते हैं ना।
तो वो चार जो चीजें हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो नॉमिनल अकाउंट्स का पार्ट नहीं बनती है, वो किसका पार्ट बनती है, पर्सनल अकाउंट्स का। अगेन हमने क्या बोला कि वो कोई भी ऐसा अकाउंट जो पर्सन तो नहीं है बट वो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कहाँ आ जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। तो इसका मतलब यहाँ चार चीजें और आ जाएंगी, क्या क्या, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, अनअक्रूड। क्लियर? इससे भी ज्यादा अगर हम इजी वे में बताएं ना तो सिंपली रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहां लिख रहे हैं आप लोगों के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पे है, इफ एनी प्रीफिक्स इज एडेड बिफोर नॉमिनल अकाउंट, अगर नॉमिनल अकाउंट के पहले कोई भी प्रीफिक्स ऐड किया गया तो वो किसका पार्ट बन जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का। क्यों? क्योंकि ये चारों क्या कर रहे हैं, नॉमिनल अकाउंट के किसी खर्चे को या किसी इनकम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो किसका पार्ट बनेगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारे ये दो अकाउंट्स है, पर्सनल इम्पर्सनल। पर्सनल की बात करें तो बेसिकली हमने बोला कि जो पर्सन से रिलेटेड होता है या किसी पर्सन को या किसी दूसरे अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक, पर्सनल में तीन चीजें, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। रियल की बात करें तो सारे के सारे असेट्स यहाँ आएंगे, बट इसमें एक्सेप्शन में देखो दो और बढ़ जाएगा, एक प्रीपेड बढ़ जाएगा और एक अक्रूड बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो किसका पार्ट बन रहा है, पर्सनल अकाउंट का। ठीक, एंड नॉमिनल अकाउंट मतलब सारे एक्सपेंसेस, सारे लॉसेस, सारी इनकम, सारे की। क्लियर है? एक और छोटी सी चीज हम इस पे बताना चाहते हैं, इसी पे मेरा एक और फर्दर डिस्कशन है। ताकि आप लोगों को चीजें याद रहे, हमने देखा है कि हम ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाते हैं, है ना। इसके अलावा हमने देखा है कि बुक्स में हमारे पास बैलेंस शीट होती है। क्लियर? ये एसेट साइड है, ये लायबिलिटी साइड है। ठीक है, तो हमने बोला कि यहां का तो पूरा पोर्शन कहां चला जाएगा, ये सब क्या है, नॉमिनल अकाउंट पे। तो ये तो क्लियर है। ठीक, हमने बोला ये क्या है, रियल अकाउंट, एक्सेप्ट सम। क्लियर? एंड ये जो लायबिलिटीज, कैपिटल का पोर्शन हो गया, लायबिलिटीज हो गई, एंड ये एक्सेप्ट सम जो हो गया, ये क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट। तो इस तरीके से याद रखना इजी होता है कि जो ट्रेडिंग पीएल है उसके सारे के सारे जो भी हम लोग उसमें अकाउंट्स डालेंगे वो सब किससे रिलेटेड होता है, नॉमिनल अकाउंट से। सारे एक्सपेंसेस, सारे लॉसेस, सारे इनकम, सारे गेन्स। असेट रियल अकाउंट है, एक्सेप्ट सम, एंड इस साइड का जो पोर्शन है लायबिलिटीज प्लस एक्सेप्ट सम, ये किसका पार्ट बन जाएगा, ये बनेगा पर्सनल अकाउंट का। क्लियर है? ये हमारा पूरा टॉपिक था रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे जरूर पूछना। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है अबाउट गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। हम सबने सुना है अबाउट गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स, तो आज उस पर हम लोग एक डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स की बात करें तो अलग अलग जो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है उनके लिए अलग अलग रूल है। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की अगर बात करें तो दो तरह के अकाउंट्स थे, पहला था हमारा पर्सनल अकाउंट एंड सेकंड था इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल में फर्दर क्या था, रियल अकाउंट था, नॉमिनल अकाउंट था। बस अब हमें उसी का रूल देखना है। देखो हमने लिखा है कि पर्सनल अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पर्सनल अकाउंट्स मतलब हम जहां पे बात कर रहे थे लोगों की, जर्नली हमने किन की बात की थी, पर्सन की। ठीक है, या वो अकाउंट जो पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। तो उसका रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मतलब जिसको मिलेगा उसको डेबिट करो और जो देगा उसको क्रेडिट करो। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, हम लोग नाम से समझ रहे हैं रिसीवर एंड गिवर हम लोग जनरली किसके लिए यूज करते हैं, किसी पर्सन के लिए। इसीलिए पर्सनल अकाउंट का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें रियल अकाउंट्स की तो हमने बताया था कि रियल अकाउंट्स मतलब सिंपली क्या, सारे असेट्स एक्सेप्ट सम। तो असेट्स मतलब कोई चीज की बात कर रहे हैं तो उस केस में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आएगा, जो सामान आपके पास आ रहा है उसको डेबिट कर दो, जो सामान आपके पास से जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। क्लियर? एंड लास्ट हमारा नॉमिनल अकाउंट्स है। नॉमिनल अकाउंट्स मतलब सिंपली सारे एक्सपेंसेस, सारे लॉस, सारी इनकम, सारे गेन्स।
तो उसके लिए देखो हमने लिखा भी है कि आपको जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस है उनको डेबिट कर दो और इनकम्स गेन्स को क्रेडिट कर दो। तो बेसिकली गोल्डन रूल्स को मगअप नहीं करके आप अगर टाइप्स ऑफ अकाउंट समझ जाओगे तो फिर तो ये तो ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाएगा। पर्सनल अकाउंट क्योंकि वो पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम फिर बात करेंगे रिसीवर और गिवर की, देने वाले की, लेने वाले की। तो उस केस में सीधे सीधे गोल्डन रूल क्या हो गया, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। नेक्स्ट रियल अकाउंट की बात करें तो हम रियल अकाउंट में किसी चीज की, किसी सामान की बात कर रहे हैं, दैट इज असेट की। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है उसको डेबिट, जो जा रहा है उसको क्रेडिट। एंड लास्ट हमारा नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट में हमने बात ही की थी सारे एक्सपेंसेस लॉसेस की, इनकम गेन्स की। तो एक्सपेंसेस लॉसेस को हमेशा डेबिट करेंगे, इनकम गेन्स को हमेशा क्रेडिट करेंगे। क्लियर है? अच्छा, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं सो दैट इस पॉइंट को हम फर्दर और क्लियर कर पाए। ठीक है, हम ये ऊपर का रब कर रहे हैं। देखो हमने सबसे पहला जो एग्जाम्पल लिया है वो है गुड्स सोल्ड। अगर गुड्स सोल्ड की बात करें, मान लो आपको अकाउंट्स नहीं आता, फिर भी इतना तो पता है कि जब हम गुड्स बेचेंगे तो उसका मतलब हमारे पास से गुड्स जा रहा है और बदले में हमें क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है ना। तो इसका मतलब इस ट्रांजैक्शन में दो चीजें इन्वॉल्व है, कैश एंड सेल। क्लियर? कैश की अगर बात करें तो ये क्या है, असेट है। तो असेट मतलब रियल अकाउंट है ना। और इसका रूल क्या था, असेट का रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यही रूल था ना। अब क्योंकि यहाँ पे आपके पास पैसा आ रहा है तो आप डेबिट क्या करोगे, व्हाट कम्स इन, जो आपके पास आया आप उसको डेबिट कर दोगे। क्लियर? अगर सेल की बात करें तो सेल बेसिकली हमारे लिए क्या है, फॉर्म ऑफ इनकम है। अगर इनकम की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, नॉमिनल अकाउंट्स की। एंड नॉमिनल अकाउंट्स का हमारा रूल क्या था, पहले याद कर लेते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इसका मतलब ये क्या होगा, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। एंड ये हमारे लिए क्या है, इनकम है या फिर कह लो गेन्स है। क्लियर है? तो बस बन तो गई एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, हमने क्या किया, पहले बाइफरकेशन कर लेंगे कि ये कौन सा अकाउंट है, उसके बाद हम ये देख लेंगे कि ये असेट है, लायबिलिटी है एंड सो। ठीक है, उस पहले हम ये देख लेंगे कि कौन सा अकाउंट है, उसके अकॉर्डिंग उसका रूल अप्लाई करके जर्नल एंट्री पास कर लिया। नेक्स्ट देखो हमने लिखा है मशीनरी परचेस्ड। तो पहले अगर हमें अकाउंट्स नहीं भी आता है तो हमें ये समझने की जरूरत है कि जब हम कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मशीनरी परचेस्ड, अच्छा मतलब हमने मशीन खरीदी। अगर मशीन खरीदा तो बट ऑब्वियस हमारे पास क्या आया होगा, मशीन आई होगी। ठीक है, हमारे पास से क्या गया होगा, कैश गया होगा, यही ना। तो उस केस में मशीन, मशीन क्या है, असेट है। और असेट मतलब क्या हो गया, अगेन रियल अकाउंट। क्लियर? और इसका रूल क्या है रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मशीन आ रही है, इसका मतलब इसको डेबिट में डालेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन। अब बात करते हैं कैश की। कैश अगेन एक असेट है, ये भी रियल अकाउंट है, बट इसका रूल अगेन क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और अगर हम मशीन खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो सिंपली यहाँ पे एंट्री क्या बन गई, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, रेंट पेड हमने लिया है। बस इसी तरीके से अगर हम लोग ये रिकॉग्नाइज कर पाए कि वो तीनों में से कौन सा अकाउंट है तो बहुत ही सिंपली हम उसकी एंट्री पास कर पाएंगे। रेंट पेड, हमने रेंट पे किया, सबको पता है, एक तो रेंट अकाउंट दिख रहा है और हमने पे किया है तो बट ऑब्वियस वो कैश होगा। रेंट क्या है, खर्चा है, खर्चा मतलब नॉमिनल अकाउंट।
है ना। और एक्सपेंस को हमें क्या करना है, एज पर नॉमिनल अकाउंट रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, मतलब डेबिट कर देंगे। कैश क्या है, अगेन असेट है, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश हमारे पास से जा रहा है, दैट इज क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन गई, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर। लास्ट देख लेते हैं फोर्थ वन, जो हमने एग्जांपल दिया है, कैपिटल इन्वेस्टेड। कैपिटल इन्वेस्टेड, जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में हम अपनी तरफ से कुछ पैसा लगाते हैं, और वो पैसा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, लायबिलिटीज होती है। तो आप जब कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, उनके पास पैसा आएगा, है ना, और उनकी एक लायबिलिटी बढ़ जाएगी कैपिटल के नाम पे। तो कैश क्या है, अगेन यहां से हम कॉपी कर ले कि ये असेट है, रियल अकाउंट, एंड इसका रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है उसको डेबिट, जो जा रहा है उसको क्रेडिट। तो हमारे पास आ रहा है, डेबिट कर दिया। क्लियर। कैपिटल अकाउंट हमने पहले ही डिस्कस किया था कि ये ओनर को रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। एंड पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, यहाँ लिखते हैं पर्सनल अकाउंट, एंड पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो दे रहा है उसको क्रेडिट करेंगे, और जिसको मिल रहा है उसको डेबिट करेंगे। तो ये क्या कर रहा है, ये तो दे रहा है ना हमें, तो क्रेडिट कर देंगे, या फिर लिख देते क्रेडिट द गिवर। ठीक। तो सीधे सीधे एंट्री क्या हो गई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर। ऐसे ही कोई भी जर्नल एंट्री या कोई भी ट्रांजेक्शन अब आप कोशिश करना विद द हेल्प ऑफ गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स, बहुत ही इजीली वो जर्नल एंट्री आप पास कर पाओगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक बस इतना ही था। अगर इससे रिलेटेड कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे जरूर पूछना। तो हम लोग अपना ये टॉपिक आज शुरू करते हैं, टाइप्स ऑफ एरर्स। देखो, अगर हम लोग अकाउंट्स में बात करें तो एरर्स मतलब जो हम अकाउंटिंग करते टाइम गलती करते हैं, वो दो तरह की गलती होती है। अब आप लोग पूछोगे कि मैम कौन कौन सी। पहली होती एरर ऑफ प्रिंसिपल। बेसिकली अगर हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ एरर्स, आप लोग कई बार सुने होंगे कि टाइप्स ऑफ एरर 4 तरीके का होता है, बट वो 4 तरीके का नहीं बल्कि 2 ही टाइप्स होते हैं एरर्स के। फर्स्ट इज प्रिंसिपल का एरर, दैट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल, एंड सेकेंड इज क्लैरिकल एरर। ठीक है, एक हुआ कि आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल ही गलत अपना ट्रीट किया है, और एक होता है कि जो क्लैरिकल मतलब जो डे टू डे आप अकाउंटिंग वर्क कर रहे हो उसमें आपने कोई गलती कर दी, कहीं टोटलिंग में, कहीं ट्रांसफर में, कहीं डेबिट में, कहीं क्रेडिट में। ठीक है, तो ये 2 तरीके से आप एरर कर सकते हो। अब एरर ऑफ प्रिंसिपल की अगर बात करें तो जिनको प्रॉपर अकाउंट्स की नॉलेज नहीं होगी उनसे एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है, क्योंकि वहां पे जो चीज आपको असेट में दिखानी थी वो आप खर्चे में दिखा देते हो एक्सपेंस में, और जो चीज एक्सपेंस में दिखानी थी वो आप असेट में दिखाते हो। ठीक है, बट अगर हम लोग बात करते हैं क्लैरिकल एरर की, तो क्लैरिकल एरर में ऐसा नहीं होता। क्लैरिकल एरर में आपको अकाउंट्स की नॉलेज तो होती है, बट कई बार होता है ना कि एक एंट्री पास करनी थी, हमने डेबिट किया, क्रेडिट नहीं किया, या पूरी की पूरी एंट्री हम पास करना मिस कर गए, या कहीं पे हमने टोटलिंग एरर कर दिया, या हमें डेबिट में ट्रांसफर करना था हमने उठा करके क्रेडिट में ट्रांसफर कर दिया। तो बेसिकली ये सारे के सारे बेसिक अकाउंटिंग वर्क्स में कभी कभी गलती हो जाती है। ठीक है, बट एरर ऑफ प्रिंसिपल एक ऐसा एरर है जो कि जर्नली वो करता है जिसको अकाउंट से प्रॉपर नॉलेज नहीं होती। ठीक, तो देखेंगे पहला एरर ऑफ प्रिंसिपल और दूसरा है क्लैरिकल एरर। अगर हम लोग बात करें एरर ऑफ प्रिंसिपल की, तो बहुत सिंपल सी चीज है। एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब जब आपको रेवेन्यू आइटम को कैपिटल आइटम की तरह आपने ट्रीट किया हो, एंड कैपिटल आइटम को रेवेन्यू आइटम की तरह। ठीक है, अब रेवेन्यू कैपिटल क्या होता है, अगर इसके बारे में आप लोग को ना पता हो तो हम छोटा सा इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। वैसे हम इस पे एक और वीडियो अपलोड करेंगे जहां पे हम कैपिटल आइटम एंड रेवेन्यू आइटम के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। हम जब ट्रेडिंग एंड पीएल बनाते हैं, है ना, तो उसमें कौन सा आइटम जाता है ये भी हम बताते हैं, और बैलेंस शीट में कौन सा आइटम जाता है। ट्रेडिंग एंड पीएल में हम हमेशा कौन सा आइटम डालते हैं, रेवेन्यू आइटम। ठीक है, एंड बैलेंस शीट की अगर बात करें तो इसमें जाता है हमारा कैपिटल आइटम। बस अभी तुम लोग को इतना ही समझना है रेवेन्यू एंड कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी रेवेन्यू एक्सपेंस, रेवेन्यू इनकम, कैपिटल एक्सपेंस क्या होता है उसके लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। तो हमने क्या बोला कि जिस आइटम मतलब जो भी आपकी एंट्री है, अगर उसमें रेवेन्यू आइटम था तो उसको आपने गलती से एज कैपिटल आइटम ट्रीट किया।
हमने एक ट्रांजैक्शन किया जहां पे हमने असेट को सेल किया, ठीक है। अब जब असेट सेल कर रहे हैं तो बेसिकली उस चीज का इम्पैक्ट कहाँ जाना चाहिए, बैलेंस शीट में, ठीक है। और एंट्री क्या होनी चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट, यही करोगे आप लोग एंट्री, ठीक है। बट गलती से हमने किया क्या होगा कि इस फिक्स्ड असेट को जो कि कैपिटल आइटम है उसको हम कैसे ट्रीट कर लेंगे, रेवेन्यू आइटम की तरह, और उसको बैलेंस शीट में ना दिखा करके ट्रेडिंग पीएल में दिखा देंगे, ठीक है। तो ये किस तरह का एरर हुआ, एरर ऑफ प्रिंसिपल, जहां आपने अपने कैपिटल आइटम को रेवेन्यू आइटम की तरह ट्रीट किया, ठीक है। वैसे एक और छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि अगर मान लो कि आपने परचेज किया है फिक्स्ड असेट, आपने फिक्स्ड असेट परचेज किया तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट टू कैश, और इस फिक्स्ड असेट से क्या करना था, बैलेंस शीट बढ़ाना था। बट हमने क्या किया, इस फिक्स्ड असेट को कैसे ट्रीट कर लिया, एज एक्सपेंस, तो हमने कहाँ डाला होगा, ट्रेडिंग पीएल में, ठीक है। तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है जहां पे हम कैपिटल आइटम को रेवेन्यू आइटम की तरह एंड रेवेन्यू आइटम को कैपिटल आइटम की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक। मतलब जहां पे बैलेंस शीट अफेक्ट होनी है वहां हम ट्रेडिंग पीएल अफेक्ट करते हैं, और जहां ट्रेडिंग पीएल अफेक्ट होना था वहां बैलेंस शीट अफेक्ट करते हैं। तो ये बेसिकली ऐसा एरर है जहां पे अगर आपका अकाउंटिंग कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो आपसे ये एरर होगा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बता रहा है क्लैरिकल एरर। क्लैरिकल एरर में हमने लिखा है दीज एरर्स अराइज बिकॉज ऑफ मिस्टेक कमिटेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ अकाउंटिंग वर्क। मतलब ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ अकाउंटिंग वर्क करते टाइम हर किसी से गलती हो जाती है, और वो गलती कैसे होती है, सिंपली 3 तरीके से। पहला एरर ऑफ ओमिशन, दूसरा एरर ऑफ कमीशन एंड तीसरा कंपनसेटिंग एरर। तीनों का हम एग्जांपल दे देते हैं। एरर ऑफ ओमिशन मतलब जब आप कोई चीज भूल गए, भूलना मतलब अगर मान लो हमें एक एंट्री पास करनी थी, एंट्री क्या थी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। जब आप गुड सेल करते हो मार्केट में तो एंट्री होनी चाहिए ना, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। हमने कैश अकाउंट को तो डेबिट किया बट हमने सेल्स अकाउंट नहीं डाला, ठीक, या ये पूरी की पूरी एंट्री ही हम पास करना भूल गए, तो ये किस तरह का एरर होगा, एरर ऑफ ओमिशन, ठीक। एरर ऑफ कमीशन की बात करें तो एरर ऑफ कमीशन मतलब क्या, कि हमने ये एंट्री तो पास की है बट रॉन्ग अमाउंट से पास की है। या जब हम कैश अकाउंट बना रहे थे, मान लो इसी एंट्री के बेसिस पे अगर हम कैश अकाउंट बनाते, लेजर बनाते, ठीक है, तो इस साइड हमें डालना था टू सेल्स, हमने यहां ना दिखा करके गलती से बाई सेल्स दिखा दिया, ठीक है। तो यहां देखो लिखा है इफ एन अमाउंट इज पोस्टेड इन रॉन्ग अकाउंट, गलत अकाउंट में डाल दिया, और इट इज रिटन ऑन द रॉन्ग साइड, गलत साइड डाला है, और द टोटल्स आर रॉन्ग, या हमने टोटल ही गलत पोस्ट किया है। जैसे अगर मान लो कैश अकाउंट टू सेल्स 10,000 से होना था, हमने कैश अकाउंट में टू सेल्स तो डाला पर ये 10,000 की जगह कितना डाल दिया, 40,000। तो ये क्या एरर है, ये है एरर ऑफ कमीशन, जहां हमने रॉन्ग अमाउंट पोस्ट की है या रॉन्ग साइड पोस्ट किया, मतलब जिसको डेबिट में पोस्ट करना था उसको क्रेडिट में डाल दिया, या जिसको क्रेडिट में डालना था उसको डेबिट में पोस्ट कर दिया। एंड लास्ट यहाँ देखो रॉन्ग अकाउंट मतलब क्या हो गया, जैसे अगर मान लो हमने सैलरी पे की है तो एंट्री क्या करेंगे, सैलरी टू कैश और बैंक, ठीक है। तो हमने उसको सैलरी में ना डाल करके हमने उसको डाल दिया वेजेस में, तो हमने क्या किया, गलत अकाउंट में, दैट इज गलत लेजर में हमने ये एंट्री पोस्ट की है। तो ये हो जाएगा एरर ऑफ कमीशन। मतलब एरर ऑफ कमीशन में तुम लोग को 3 चीज का ध्यान रखना है, रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग साइड और रॉन्ग टोटल, ठीक है। लास्ट इज कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर क्या होता है, जहां पे आप ऐसी गलती करते हो जो आपस में नलीफाई हो जाती है, दैट इज कंपनसेट हो जाती है, और आपको पता भी नहीं चलता है कि ये एरर हुआ है। मतलब जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये एरर होता है, मान लो उस टाइम तो आपको नहीं पता, बाद में भी बहुत टाइम तक हो सकता है कि ये एरर आप रिकॉग्नाइज कर ही ना पाओ। क्यों, जैसे कि एग्जांपल लो, मान लो मेरे 2 डेटर्स हैं ए एंड बी, ठीक है, यहां से हमें 40,000 मिलना है, यहां से हमें 50,000 मिलना है, ठीक। ए मान लेते हैं कि 20,000 रुपए हमें इस साल दिया है, तो हमें एंट्री क्या करनी थी, कैश टू ए, है ना, हमें अपना कैश तो बढ़ाना था 20,000 से, बट ए के अकाउंट को क्या करना था, 20,000 से घटा देना था। क्यों, क्योंकि ए ने हमें 20,000 का पेमेंट कर दिया। हमने गलती से क्या किया कि ए का लेजर ना डिक्रीज करके हमने बी का लेजर डिक्रीज कर दिया। हमने यहाँ क्या कर दिया, कैश टू बी। हम जब भी बैलेंस शीट में डेटर दिखाते हैं तो हम टोटल पहले 90,000 दिखा रहे होंगे और 20,000 मिल जाने के बाद टोटल 70,000 दिखा रहे होंगे। तो अब वो ए में डिक्रीज करें या बी में, एट द एंड ऑफ द ईयर तो डेटर्स हमारा 70,000 ही दिखेगा, 70,000 ही दिखेगा।
इसीलिए हमने बोला कि ये कंपनसेटिंग एरर है, कि ये एरर ऐसा होता है जो आपस में एक दूसरे को कंपनसेट कर देता है। पैसा मिला तो ए से था, बट हमने डिक्रीज को इसको कर दिया बी को, ठीक है। ईयर एंड होने के बाद जब हम ए और बी से उनका लेजर मंगवाएंगे तो हमें पता चलेगा कि पेमेंट किसने किया था, ए ने ना कि बी ने, ठीक है। तो ये हमारा आज का ओवरऑल कॉन्सेप्ट था टाइप्स ऑफ एरर्स, जिसमें दो चीज तुम लोग को बस ध्यान रखनी, एक होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल एरर मतलब जहां आपने रेवेन्यू आइटम को कैपिटल की तरह, कैपिटल आइटम को रेवेन्यू की तरह ट्रीट किया होगा। एंड अगर हम लोग बात करते हैं क्लैरिकल एरर की, तो उसमें तीन चीजें होती है। एक ओमिशन, जहां आप आधा बोलते हो या पूरी एंट्री पास करना भूल जाते हो। एक होता है कंपनसेटिंग एरर, जहां पे आपने दो अकाउंट को आपस में ऐसे कॉम्पनसेट कर दिया कि उसका आपके बुक्स पे भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और आपको भी एट द एंड ये चीज पता नहीं चलेगी कि आपने ये एरर किया है, कमिट किया है। एंड लास्ट इज एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन मतलब रॉन्ग साइड पोस्ट करना, रॉन्ग अमाउंट पोस्ट करना, या फिर रॉन्ग टोटल, हाँ रॉन्ग अमाउंट पोस्ट करना या रॉन्ग साइड डालना, जहां डेबिट डालना था वहां क्रेडिट डाल दिया, जहां क्रेडिट डालना था वहां डेबिट डाल दिया। और उसके अलावा रॉन्ग अकाउंट, ठीक है। रॉन्ग अकाउंट मतलब एक अकाउंट में हमें डेबिट करना था, हमने बी के अकाउंट में डेबिट कर दिया। या सैलरी में हमें सैलरी अकाउंट को अफेक्ट करना था टू कैश से, हमने क्या किया, हमने वेजेस अकाउंट को टू कैश से डेबिट कर दिया। क्लियर है मेरा ये पॉइंट। इसके अलावा हम ये भी रीड कर दे रहे एक बार तुम लोगों के लिए, जो देखो लिखा है एरर ऑफ प्रिंसिपल में कि ट्रीटिंग अ रेवेन्यू एक्सपेंस एज कैपिटल एक्सपेंडिचर और वाइस वर्सा, ठीक है। और द सेल ऑफ अ फिक्स्ड एसेट एज ऑर्डिनरी सेल। हमने क्या किया कि हमें यहाँ पे फिक्स्ड एसेट हमने सेल किया था, तो हमें एंट्री क्या करनी थी, कैश अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, है ना। हमें अपना एसेट अकाउंट घटाना था, दैट इज बैलेंस शीट घटाना था। हमने इसकी जगह एंट्री क्या की, टू सेल। हमने ये मान लिया कि हमने गुड्स सेल किया है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग पीएल को बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये किस तरह का एरर हो गया, बेसिकली ये हो गया प्रिंसिपल एरर, क्योंकि खुद देखो हमने क्या किया कि हमें एसेट को एज कैपिटल आइटम ट्रीट करके बैलेंस शीट घटानी थी, बट हमने उसको एज ऑर्डिनरी सेल माना, मतलब रेवेन्यू आइटम मान के अपना ट्रेडिंग पीएल बढ़ा दिया, क्योंकि यहाँ पे हम दिखाएंगे ना बाई सेल, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट था टाइप्स ऑफ एरर्स का, ठीक। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड तुम लोग को कहीं पे भी कोई क्वेश्चन होगा, क्वेरी होगी, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे जरूर पूछना। और यहाँ बोर्ड पे जो नोटिंग की हुई है ना, प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये पूरा इंपॉर्टेंट है। एक बार इसको नोट डाउन कर लेने के बाद एक बार सिर्फ इसकी डेफिनेशन तुम लोग रीड कर लोगे तो तुम लोग को याद आ जाएगा कि हमने उसका क्या एग्जाम्पल दिया था।